सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस कोर्स की भी वैलिडिटी 6 महीने आगे कर दो, जैसे आपने न्यू की वैलिडिटी 2 ईयर। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है प्रिया देवी जी, ठीक है देवी जी। शुरू करते हैं बेटा। आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग सिमिलरिटी, समरूपता, सिमिलरिटी हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। 21 सवाल हम कर चुके हैं और यह है सवाल नंबर 22 आपके सामने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताइए इस सवाल का क्या आंसर होगा। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे प्यार भी, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, उनके वर्टिकल एंगल सेम है। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये साइड इसके बराबर है और यहां पर ये साइड इसके बराबर है। तो ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है, इनके वर्टिकल एंगल सेम है, शीर्ष कोण बराबर है। यानी कि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, थीटा। सवाल में कहा गया उनके एरिया का रेशियो, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इनके एरिया का रेशियो 4.84 रेशियो 5.29 है। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा। तो आपके पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, यानी कि इसमें दो भुजाएं बराबर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, और इनका वर्टिकल एंगल सेम है। भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे मेरे दोस्तों। अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये कोण भी अल्फा अल्फा होगा। आपको ये बात समझनी चाहिए कि भाई अगर ये थीटा है, थीटा, तो बाकी दोनों कोणों का सम फिक्स होगा। अगर ये कोण थीटा है तो बाकी दोनों कोणों का सम क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, आधा आधा, यानी कि ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा ही बनेगा। तो यानी कि ऐसा होने की वजह से अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, दो समद्विबाहु त्रिभुजों में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेरे दोस्तों वर्टिकल एंगल सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर बन जाएंगे, समरूप। क्योंकि मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक यहां पे वर्टिकल एंगल सेम दे दिया और बाकी दोनों एंगल बराबर होने ही है, बाकी दोनों एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होंगे ही। अब इनके तीनों कोण बराबर हो गए तो तीनों कोण बराबर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और सिमिलर हो जाएंगे तो इनके एरिया का रेशियो 4.84 रेशियो 5.29 है, एरिया का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, अंडर रूट, इसका अंडर रूट करना है हाइट का रेशियो निकालने के लिए। दशमलव तो हट ही जाएगा, 484 का अंडर रूट 22 और 529 का अंडर रूट 23। तो 22 रेशियो 23 इस सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, सी। बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है प्री के हिसाब से। आगे चलें, अगला सवाल। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 23, जल्दी से करेंगे। और बच्चों ये सवाल इस साल लेटेस्ट सीएचएसएल प्री के पेपर में आया है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट, कुछ ही दिन पहले सीएचएसएल के एग्जाम में ये वाला सवाल आया है। बनाओ, दो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ सिमिलर हैं। एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15 है। अगर ट्राइंगल एबीसी की साइड 3, 4, 5 के रेशियो में है साइड, और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया ट्राइंगल एबीसी के एरिया का आधा है, तो ट्राइंगल डीईएफ की सबसे बड़ी साइड क्या है, ट्राइंगल डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा क्या है मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। शानदार सवाल है। आप ये समझिए कि प्री के एग्जाम में इतनी अच्छी लैंग्वेज का सवाल आया है। पहली लाइन पढ़िए मेरे दोस्तों, सवाल में बोला है पहली लाइन में कि दो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ समरूप हैं। दो ट्राइंगल हैं एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर हैं, सिमिलर। जब सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। सवाल में बोला है कि ट्राइंगल एबीसी की सबसे बड़ी, सबसे छोटी भुजा 15 है, ट्राइंगल एबीसी की स्मॉलेस्ट साइड 15 है। अच्छा, आगे सवाल में बोला है अगर ट्राइंगल एबीसी की साइड 3, 4, 5 के रेशियो में है, यानी कि मैं देखते ही समझ गया कि ट्राइंगल एबीसी की साइड 3, 4, 5 के रेशियो में, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। सवाल में बोला है ट्राइंगल डीईएफ का एरिया ट्राइंगल एबीसी के एरिया का आधा है। अगर मैं एरिया के रेशियो की बात करूं
तो डीईएफ का एरिया जो है एबीसी के एरिया का आधा है। ट्राइंगल डीईएफ का एरिया एबीसी के एरिया का आधा है। इसका मतलब अगर ट्राइंगल एबीसी का एरिया 2 है तो डीईएफ का एरिया 1 है। ये एरिया का रेशियो है। ट्राइंगल डीईएफ का एरिया एबीसी के एरिया का आधा है। अगर ट्राइंगल एबीसी का एरिया 2 है तो ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 1 है। ये एरिया का रेशियो है। बच्चों अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट आएगा। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ की साइड का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट लेंगे। जब आप एरिया के रेशियो का अंडर रूट लेंगे तो 2 का अंडर रूट रूट 2 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। बेटा ये साइड का रेशियो आ जाएगा दोनों ट्राइंगल की। सवाल पूछा ट्राइंगल डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा बताओ। ये बहुत बेहतरीन बात है। ट्राइंगल डीईएफ की लार्जेस्ट साइड क्या है? लार्जेस्ट। भाई अगर आपको ट्राइंगल डीईएफ की लार्जेस्ट साइड बतानी है तो आपको भी ट्राइंगल एबीसी की लार्जेस्ट साइड पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी भुजा पता होनी चाहिए। लार्जेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट साइड होगी सिमिलर ट्राइंगल में। आप बताओ, लेकिन सवाल में दिया है ट्राइंगल एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15 है। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी की साइड 3 4 5 के अनुपात में, तो सबसे छोटी भुजा है 3, सबसे छोटी बड़ी भुजा है 5। तो ट्राइंगल एबीसी की सबसे छोटी भुजा 15, 3 की वैल्यू 15। तो ट्राइंगल एबीसी की सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी? 5 की वैल्यू 25। तो मुझे पता चल गया कि ट्राइंगल एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 25 है। ट्राइंगल एबीसी की लार्जेस्ट साइड 25 है। लार्जेस्ट साइड जो है ट्राइंगल एबीसी की 25 यूनिट है, 25 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा ट्राइंगल डीईएफ की लार्जेस्ट साइड क्या होगी? अगर रूट 2 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? अगर रूट 2 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू आएगी 25 बटे रूट 2, 25 रेशियो रूट 2। और ये सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन। डी करेक्ट है। गजब का सवाल भाई। ए ऑप्शन नहीं है, सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। अरमान, मैंने एरिया के रेशियो का अंडर रूट लिया है। एरिया का रेशियो 2 1, एरिया के रेशियो का अंडर रूट लिया। 2 का अंडर रूट आता है रूट 2, 1 का अंडर रूट आता है 1। हमसे सवाल में जो पूछा है, कृपया सवाल ढंग से पढ़ें। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ट्राइंगल डीईएफ की लार्जेस्ट साइड क्या है? लार्जेस्ट तो तभी निकलेगा जब हमें ट्राइंगल एबीसी की भी लार्जेस्ट साइड पता हो, सबसे बड़ी। सवाल में कंफ्यूज करने के लिए आपको ट्राइंगल एबीसी की स्मॉलेस्ट साइड दी है 15 यूनिट। तो ट्राइंगल एबीसी की साइड का रेशियो 3 4 5 है, तो स्मॉलेस्ट साइड है 3। 3 की वैल्यू 15 है, तो लार्जेस्ट साइड 5 की वैल्यू 25 आएगी। सौरभ राजा, सर मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, बना नहीं पाए थे। हाँ, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये है कंफ्यूजिंग सवाल। जो कम पढ़े लिखे बच्चे को, जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं ना, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ लिया या थ्योरम याद कर लिया, वो इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे लैंग्वेज में। एग्जामिनर कहता है कि अगर किसी चीज को मुश्किल ना बना पाओ तो कंफ्यूजिंग बना दो। छोटी भुजा, बड़ी भुजा, एरिया, सब कुछ खिचड़ी सी पका दिए इस सवाल में। और लेटेस्ट सवाल है भाई, है ना, इसलिए मैं कहता हूं एकदम अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। लेटेस्ट अभी 2 महीने पहले पेपर में पूछा गया, तो वो सवाल भी आपको बैच में करवाया जाएगा। आकाश कह रहे हैं सर हाउ 2:1 सवाल कह रहा है ट्राइंगल डीईएफ का एरिया एबीसी के एरिया का आधा है। ट्राइंगल डीएफ का एरिया जो है वो एबीसी के एरिया का हाफ है। हाफ मतलब आधा। अगर एबीसी का एरिया मेरे दोस्तों आधा, किसका आधा करना आसान होता है? 2 का आधा करना आसान होता है। अगर एबीसी का एरिया 2 है तो 2 का आधा कितना होता है? 1। ट्राइंगल डीएफ का एरिया 1 है। आगे चलिए नेक्स्ट। और ये कोई मेंस का सवाल नहीं था बेटा, ये प्री का सवाल था, प्री लेवल का। आगे सवाल नंबर है 24। एक और सवाल करेंगे सीतसल प्री के पेपर का, एक और सवाल, फिर मैं आपको यहां से अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सीतसल प्री 2024 का एक और क्वेश्चन बनाओ। एक और सवाल सीएचएसएल के पेपर का बनाइए। सवाल में बोला है ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल जीएचआई दो सिमिलर ट्राइंगल है। पहली लाइन में साफ साफ कह दिया कि 2 ट्राइंगल है बेटा, डीईएफ और ये ट्राइंगल जीएचआई। ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल जीएचआई ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप हैं। सवाल में बोला है DE64, सवाल में साफ साफ कहा है DE64 और GH24 सेंटीमीटर है।
ट्राइंगल जीएचआई का पेरीमीटर 72 है। ट्राइंगल जीएचआई का पेरीमीटर 72 है। ये 72 पेरीमीटर दिया है जीएचआई का। पेरीमीटर आप समझते हैं, पेरीमीटर होता है ट्राइंगल की तीनों साइड का सम। परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम। तो सवाल में आपसे पूछा है ट्राइंगल डीईएफ की साइड ईएफ और एफडी का योग क्या है। ईएफ और एफडी का योग क्या है? गजब का सवाल, बहुत बेहतरीन भाई, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। बताओ, आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर दो ट्राइंगल दिए हैं, डीईएफ और जीएचआई सिमिलर है। सवाल में कहा है डीई 64 सेंटीमीटर, जीएच 24 सेंटीमीटर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है। ये दोनों डीई और जीएच करस्पॉन्डिंग साइड है। डीई और जीएच करस्पॉन्डिंग साइड है। डीई के संगत भुजा जीएच है और करस्पॉन्डिंग साइड मुझे दिए, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 64 और 24 किससे जा रहा है? 8 से। करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? तो आप कहोगे सर 8 अट्टे 64, 8 तिया 24। इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 8:3 है। 8 अट्टे 64, 8 तिया 24। सवाल में बोला है ट्राइंगल जीएचआई का परिमाप 72 है। ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है। 72, अगर 3 की वैल्यू 72 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों 24 गुना, तो पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर भी तो 24 गुना होना चाहिए, 8 का भी तो 24 गुना आना चाहिए, 192 सेंटीमीटर। यानी कि ट्राइंगल डीईएफ का परिमाप आ गया 192। मैंने पहले ट्राइंगल का परिमाप निकाल लिया। परिमाप का मतलब मेरे दोस्तों तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? ये ट्राइंगल डीएफ की तीनों साइड का सम आ गया। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है ट्राइंगल डीईएफ की तीनों साइड का नहीं पूछा, दो ही साइड का सम पूछा है। ईएफ और एफडी का दो ही साइड का सम पूछा है, दो ही साइड का। तो बेटा दो साइड का ही सम पूछा, कैसे निकलेगा भाई? एक बार बताओ, अगर मैं किसी ट्राइंगल के पेरीमीटर में से तीसरी साइड घटा लूंगा तो बाकी दो साइड का सम आ जाएगा। भाई इस ट्राइंगल डीएफ की तीनों साइड का सम यानी कि पेरीमीटर 192 है। अगर पेरीमीटर में से मैं एक साइड डीई 64 है, एक साइड की लंबाई मुझे पता है 64, एक साइड डीई की लंबाई 64 है। ट्राइंगल डीएफ में 3 साइड होती हैं, एक डीई, एक ईएफ और एक डीएफ, 3 साइड होती हैं। एक साइड मुझे पता है 64, तो पेरीमीटर में से एक साइड घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? बची दो साइड का सम आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर, यानी कि 128। 128 सेंटीमीटर बची दोनों साइड का सम आ जाएगा, ईएफ और एफडी का सम। और ये सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। तो यहां भी कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है आपको। बढ़िया सवाल है। तो देखो ये दोनों सवाल सिंपल हैं, इनमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे सवाल करते समय। लेटेस्ट प्रैक्टिस कर करके सज्जन प्रजापति, इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। सवाल इजी है, मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो ये बच्चों मैंने आपको क्वेश्चंस कराए सारे के सारे अभी तक। अब मैं आपको यहां पे अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये वो सवाल है जो बिना डायग्राम के हमने सॉल्व करे, और ये सारे सवाल प्री के थे। अभी तक हमने मेंस का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, मेंस का प्री के हैं बेटा सारे के सारे। चलिए अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे थेल्स थ्योरम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, थेल्स मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इस थ्योरम को खोजा था। उन्हीं के सम्मान में इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, आज भी सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी। तो अगर आपने 9वीं 10वीं मेहनत से पास करी है, खुद से पास करी है, तो आपने बचपन में थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम।
ठीक है, आज आप उसका रिवीजन करोगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर बच्चा ये कह पाएगा कि सर आपने हमारे 9वीं क्लास के टीचर से बेहतर पढ़ाया है, बेहतर, आपने स्कूल से भी बेहतर पढ़ाया है। आप कहोगे ये बात। देखो स्टूडेंट, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ए बी सी। यहां तक कोई परेशानी? हाँ, इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है जी। थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, एक ही बात है। माना साइड ए बी पर, माना साइड ए बी पर कोई पॉइंट डी है, डी, माना साइड ए बी पर कोई पॉइंट डी है और साइड ए सी पर कोई पॉइंट ई है, ए सी पर कोई पॉइंट ई है। डी एंड ई, डी एंड ई are 2 points on AB and AC respectively. D and E are 2 points on AB and AC respectively. ठीक है बच्चों, तो साइड ए बी पर पॉइंट डी है, साइड ए सी पर पॉइंट ई है, सच दैट, इस प्रकार से ये डी और ई ऐसे हैं मेरे दोस्तों कि ये जो लाइन डीई बनेगी, ये जो लाइन डीई बनेगी ये बीसी के पैरेलल है, जो लाइन डी है ये बीसी के पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, डी जो है बीसी के समांतर है। यानी कि अगर मैं डी से ई को मिलाता हूं, अगर मैं डी से ई को मिलाता हूं मेरे प्यारे भाइयों, डी से ई को मिलाता हूं, तो ये जो लाइन बनी है डीई ये बीसी के पैरेलल है, समांतर है। ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है, समांतर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? बच्चे सोच लेते हैं ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी ले सकते हो। ये लाइन डीई ऐसी है मेरे दोस्तों जो बीसी के पैरेलल है, बीसी के समांतर है। दिख रहा है बच्चों सभी को? आप बोलोगे हां सर दिख रहा है। बच्चों अगर ऐसा है तो क्या होगा? अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल है, अगर डीई बीसी के समांतर है, अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल है, तो मुझे मेरे भाई बताओ क्या होगा? जल्दी से बताइए। यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रायंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, साइड एबी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट ई है, तो डीई बीसी के पैरेलल है। आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है थीटा। ये दोनों में आ रहा है, छोटे बड़े ट्रायंगल में थीटा आ रहा है। आप बोलोगे हां जी सर। आपको मैंने पढ़ाया कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, तो भाई ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा मेरे दोस्तों। ये कोण अल्फा, ये भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देख नहीं सकते मेरे प्यारे भाई कि ये लाइन डीई और बीसी समांतर लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, त्रियक रेखा। तो भाई अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। ऑस्कर गोज टू यू। आप देख सकते हैं कि ये लाइन डीई और बीसी समांतर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा। तो दोस्त अगर ये वाला कोण बीटा है तो ये कोण भी बीटा ही होगा मेरे दोस्तों, होगा कि नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि यहां पे दो ट्रायंगल बने, छोटा बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर हो गए। छोटा ट्रायंगल है ए डी ई, छोटा ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई ए डी ई, छोटा ट्रायंगल है ए डी ई। और पूरा बड़ा ट्रायंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी, पूरा बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए मेरे प्यारे भाई, समरूप बन गए, समरूप। समझ में आया? ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर होंगे कि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, थीटा अल्फा बीटा, बड़े में भी थीटा अल्फा बेटा। तो ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं मेरे प्यारे भाइयों,
तो आपको क्या पता नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा मेरे प्यार भी, करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। आप बताओ मेरे दोस्तों, छोटे ट्रायंगल में बीटा के सामने एडी है, बड़े ट्रायंगल में बीटा के सामने एबी है। भाई छोटे ट्रायंगल में एडी है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एबी, एबी है। सोचना चाहिए मेरे दोस्तों, छोटे ट्रायंगल में एडी, एडी के करस्पॉन्डिंग साइड पूरे बड़े ट्रायंगल में क्या है, एबी है, एबी। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। आप हमें बताओ, छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने एई है, बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, एसी है, एई बटा एसी बराबर एई बटा एसी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एई बटा एसी, एई बटा एसी। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम ही होगा ना। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या है यहां डीई, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या है यहां पर बीसी, तो मेरे दोस्तों क्या होगा, डीई बटा बीसी बराबर डीई बटा बीसी, डीई बटा बीसी। ये रेशियो सेम होगा मेरे प्यार भाई, ये रेशियो सेम होगा, ये रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम होगा, लेंथ अलग अलग होगी। कोई बच्चा ये समझे कि इनकी लंबाई, एडी की लंबाई अलग है, ए की लंबाई अलग, एबी की लंबाई अलग है, एसी की लंबाई अलग है, लेंथ अलग अलग है, रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। हिमांशु यादव कह रहे हैं सर इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। हिमांशु यादव, जब से तुमने बैच लिया है तुमने इसके अलावा कोई कमेंट करा भी है? मेरे को ना आती अंग्रेजी, मैं तो ऐसी देसी में एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपनी अंग्रेजी को धर के चाट लो। मैं तो ऐसी देसी भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। सब करवाएंगे अंकित, चिंता मत करो। अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ने थोड़ा ना आयो, गणित पढ़ने आओ, गणित पे ध्यान दो, गणित में हिंदी अंग्रेजी नहीं होता। हाँ गुंजन, यही बेसिक है सुमंत कुमार ठाकुर, यही बेसिक है सर। बड़े ट्रायंगल का रेशियो ऊपर लिख सकते हैं आप, पहले बड़े ट्रायंगल का रेशियो निकलो और नीचे छोटे ट्रायंगल का रेशियो लिख लो तो भी सेम रहेगा। मैं थोड़ा ना मना कर रहा हूं, मैं थोड़ा ना मना कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं थोड़ा ना मना कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चों को बात समझ में आई अच्छी तरीके से। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट ई है, सच दैट डी इज पैरेलल टू बीसी। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, तुरंत समझ जाना दो ट्रायंगल बनेंगे, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। छोटा बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये बात बिल्कुल अपनी नसों में उतार लीजिए, ये बात एकदम नसों में उतार लीजिए कि छोटा बड़ा ट्रायंगल हमेशा सिमिलर बनेंगे। जब सिमिलर बनेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब देखो, चाहे आप पहले छोटे की साइड लिख लो चाहे बड़े की साइड लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रेशियो बराबर करना। छोटे ट्रायंगल में ये है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है। छोटे ट्रायंगल में ये है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है। छोटे ट्रायंगल में ये है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है। इनका रेशियो सेम रहेगा मेरे प्यारे भाई, इनका रेशियो सेम रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? डीबी बटा ईसी वो भी आएगा भैया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम ना। यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो आज तक आपने रटा होगा, यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो भी बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए दोस्त, देखिए दोस्त,
जो रेशियो एडी से, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जो रेशियो एडी से एबी का है, एबी का, वही रेशियो ए से ईसी का भी है। यही है ना बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, जो रेशियो एडी से एबी का है वही रेशियो ए से ईसी का है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एक्स रेशियो वाई है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना आप दिमाग से खुद भी समझ सकते हैं, इतने पागल नहीं आप। मैं अब आपसे कहता हूं कि ये एक्स रेशियो वाई है, भाई ये एक्स है, ये पूरा वाई है, ये पूरा वाई है, ठीक है। और मेरे दोस्तों ये एक्स है, ये वाई है, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, एक्स एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, एक्स वाई का रेशियो, ये भी एक्स वाई का रेशियो है। तो भैया ये पूरा वाई एक्स है, तो ये कितना बचेगा? वाई माइनस एक्स बचेगा। ये पूरा वाई एक्स है, ये कितना बचेगा रेशियो में? ये भी वाई माइनस एक्स बचेगा। इसका मतलब जो रेशियो एडी से बीडी का होगा वही रेशियो ए से ईसी का भी हो जाएगा। जो रेशियो एडी से, जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। जो रेशियो एडी से बीडी का होगा, एडी से बीडी का होगा, वही रेशियो मेरे दोस्तों इधर ए से ईसी का भी होगा, ए से ईसी का भी होगा। वही रेशियो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का मेरे दोस्तों से रेशियो सेम होगा। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है समझने की, ज्यादा टाइम भी नहीं है समझने का, ठीक है ना। अब आपकी उम्र नहीं है भैया इससे ज्यादा डिटेल में जाने की, ओके, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल एबीसी में लाइन डी बीसी के पैरेलल है तो जो रेशियो एडी से बीडी का होगा, जो रेशियो एडी से बीडी का होगा, ये एडी है और मेरे दोस्तों बीडी है, जो रेशियो एडी से बीडी का होगा सेम वही रेशियो मेरे प्यारे भाई, सेम वही रेशियो मेरे दोस्तों आपका ए से ईसी का होगा, वही रेशियो आपका ए से ईसी का होगा। रेशियो सेम होगा मेरे प्यारे, रेशियो लंबाई तो अलग अलग होगी। जो रेशियो एडी से बीडी का होगा वही रेशियो ए से ईसी का होगा। ये आपने रटा होगा बचपन में, यही रटा होगा ना, ठीक है। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, दोनों बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पैरेलल लाइन खींची जाती है डीई, तो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, छोटे बड़े ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। जो छोटे बड़े ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो छोटे बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। दूसरी बात, जो रेशियो लेफ्ट साइड का होगा वही राइट साइड का होगा। जो रेशियो एडी से बीडी का है वही रेशियो ए से ईसी का है। जो रेशियो एडी से बीडी का है वही रेशियो ए से ईसी का है। बीडी, बीडी तो लिखा मैंने ये, ओके। चलो मैं आपको इस पे एक एग्जांपल समझा देता हूं, हम आपको इस पे एक एग्जांपल समझा देते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये बताइए प्यारे भाई, इस तरीके से मैंने बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल एबीसी भाई, मैंने आपके सामने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ए ट्रायंगल। अब इसमें एक लाइन खींची गई है मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से लाइन खींची गई, लाइन, ये लाइन खींची गई है मेरे प्यारे भाई। तो ये लाइन है डीई, ये लाइन है डीई। तो डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ट्रायंगल एबीसी में लाइन खींची गई है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। आपको ये रेशियो दिया है मेरे दोस्तों, आपको एडी से बीडी का रेशियो दिया है, ये लिख लेते हैं 5:7। एडी से बीडी का रेशियो 5:7 दिया, एडी से बीडी का। देखो मैंने एडी के आगे 5 लिखा है, मैंने बीडी के आगे 7 लिखा है, तो एडी से बीडी का रेशियो 5:7 है, एडी से बीडी का। तो पहला मेरा क्वेश्चन बनता है, तो बताइए यहां से डीई से बीसी का रेशियो क्या होगा, डीई से बीसी का रेशियो क्या होगा, डीई से बीसी का रेशियो क्या होगा, रेशियो बताओ। पहला क्वेश्चन करेंगे। बीडी नहीं डीबी होगा, एडी रेशियो डीबी, हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है, एडी रेशियो डीबी लिख लीजिए आप, चलो अच्छा है, एडी रेशियो डीबी लिख लो, डीबी और बीडी तो एक ही बात है ना, बराबर। ए रेशियो, एडी से रेशियो डीबी का और ए से ईसी का रेशियो सेम होगा। बताओ भाई,
ट्राइंगल एबीसी है, लाइन डीई बीसी के समांतर है। आपको सवाल में दिया है मेरे दोस्तों एडी से बीडी का रेशियो, एडी से डीबी का रेशियो 5:7 है। पूछा है डी से बीसी का। आप पता है कि जब भी एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होंगे भाई। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। छोटे बड़े ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भाई छोटे ट्राइंगल में ये है 5, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड पूरी कितनी होगी? 5 7 12 नहीं हो जाएगा पूरा। भाई ये 5 है 7 है, ये 5 है 7 है, तो क्या 5 + 7 क्या पूरा 12 नहीं हो जाएगा? 5 + 7 क्या पूरा 12 नहीं हो जाएगा? यानी कि छोटे ट्राइंगल में अगर ये 5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना है? पूरा 12 है। 5 + 7 करना पड़ेगा 12। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5 12। ये भी तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड है, सेम एंगल के सामने, थीटा के सामने डीई है, यहां बड़े में थीटा के सामने बीसी है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड डी से बीसी का रेशियो भी 5 12 होगा। 5 12 5 12। समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर समझ पाए, इसमें कोई परेशानी। अगला सवाल यह बनता है, आपसे पूछा जाएगा बताओ कि ट्राइंगल ए डी ई और आपका क्वाड्रिलेटरल डीई सीबी, चतुर्भुज डीई सीबी, इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा? एआर मतलब एरिया का अनुपात क्या आएगा? ये सवाल आएगा भाई, ये एरिया का रेशियो आएगा। ये आपसे पूछा है, बताओ। ऊपर वाला ट्राइंगल एडीई और नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी, इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? आप देख पा रहे हैं कि जब भी एक ट्राइंगल में दूसरी साइड के पैरेलल एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचते हैं तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। यहां ट्राइंगल एडीई, यहां पर मेरे दोस्तों ट्राइंगल एडीई और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल ए डी ई और ये ट्राइंगल ए बी सी एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं। छोटा ट्राइंगल ए डी ई, बड़ा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? ये साइड 5 है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग 12 है। तो एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर 5/12 का स्क्वायर होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? छोटे ट्राइंगल में एडी है, पूरा बड़ा ट्राइंगल लेना है आपको, ए बी लेना है, ए बी 12, 5/12। तो 5/12 का स्क्वायर आएगा जी 25/144। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा छोटे वाले ट्राइंगल और इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो। वैसे ट्रेपेजियम है, क्या है बेटा? ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रेपेजियम। ये समलंब चतुर्भुज है। ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल हो, ठीक है, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 25 है, 25। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आएगा? चतुर्भुज का एरिया कैसे आएगा? तो आपको समझना चाहिए कि भाई अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया में से 144 में से अगर मैं छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। तो 25, 144 में से 25 घटाएंगे 119, तो 25/119 इस सवाल का आंसर है। 25/119 इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, मजा आया? समझ में आया आपको? बोलो। ये सब 9th और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब आगे चलते हैं बेटा उल्टा। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? क्या आपको ये समझ? नॉट 25/49 नहीं होगा, छोटे की साइड और पूरे बड़े की साइड ले लिए। एडीडीबी इसी एडीडीबी और इसी नहीं,
जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्जेंस की स्पेलिंग क्या है, पहले मैं स्पेलिंग टिपूं। कन्वर्स, ई आएगा ना, कन्वर्जेंस जी ई होगा, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है भाई, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम मेरे दोस्तों सीधी के साथ साथ उल्टी भी ट्रू है। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, नाउ लिसन दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैंने ट्रायंगल बना दिया जी, ये ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में एक लाइन खींची गई है इस तरीके से, एक लाइन इस ट्रायंगल के अंदर खींची गई है इस तरीके से, लाइन डीई से ड्रॉन सच दैट, एक लाइन खींची गई है इसके अंदर इस तरीके से, लाइन डीई, a line DE is drawn such that, एक लाइन DE इस तरीके से खींची जाती है मेरे प्यारे भाई, सच दैट, एक लाइन DE इस तरीके से खींची जाती है कि भाई जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला जो रेशियो AD से BD का है, ए लाइन डी इज ड्रॉन सच दैट, जो रेशियो एडी से डीबी का है, एडी से डीबी का है, वही रेशियो आपका ए से ईसी का है, वही रेशियो ए से ईसी का है, ए से ईसी का। तो एक लाइन डी इस तरीके से खींची जाती है मेरे दोस्तों यहां पर कि जो रेशियो आपका एडी से डीबी का है, सेम वही रेशियो आपका ए से ईसी का है। अगर ऐसा है, यानी कि जो रेशियो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में, तो तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई, जब लाइन डीई बीसी के पैरेलल हो, यानी कि लाइन डीई जो है वो बीसी के समांतर होगी, लाइन डीई जो है वो बीसी के समांतर होगी, बीसी के पैरेलल होगी। समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो अगर कोई लाइन मेरे प्यारे भाई, इफ ए लाइन डी इज ड्रॉन सच दैट, अगर कोई लाइन इस तरीके से खींची जाती है कि एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ईसी, तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइन डीई बीसी के समांतर हो, यानी कि डीई जो है बीसी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल नहीं है, अगर डीई बीसी पैरेलल नहीं है, तो ये रेशियो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, डीई शुड बी पैरेलल टू बीसी, डीई शुड बी पैरेलल टू बीसी। अब मैं इस पे आपसे एक एग्जांपल पूछ लूं दोस्त, मैं आपसे इस पे एक एग्जांपल पूछ लेता हूं, एग्जांपल। ठीक है, आइए। गोरे गोरे बच्चे, सवाल हम आपसे पूछते हैं, हर कॉन्सेप्ट को, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं उस पे पहले तो मैं उसको डिटेल में बताता हूं, फिर मैं उस पे एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं ढेर सारे सवाल कराता हूं। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या जिसके प्रूफ की जरूरत नहीं, मैं उस पे एग्जांपल नहीं लेता, फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, वैसी सिलेबस इतना बड़ा है। आपके सामने ट्रायंगल एबीसी, एक लाइन डी इस तरीके से खींची जाती है, लाइन डी जो है इस तरीके से खींची जाती है मेरे दोस्तों कि भैया यह 6.3 सेंटीमीटर और यह है मेरे दोस्तों 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, ये 6.3 सेंटीमीटर है, और मेरे प्यारे भाई ये
10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये 4.8 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भी, ए 4.8 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अगर मेरे दोस्तों ये साइड बीसी 11.2 सेंटीमीटर है, बीसी 11.2 सेंटीमीटर है बीसी, तो आपसे पूछूंगा डीई की लंबाई क्या होगी, डीई की लंबाई बताओ, ये सवाल है, कर दीजिए। और कुछ नहीं दिया सवाल में, कुछ नहीं दिया। इन ए ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ईसी, साइड ए बी पर पॉइंट डी है, साइड एसी पर पॉइंट ई है। ट्राइंगल एबीसी में एक लाइन डी खींची गई है, एडी की लंबाई 6.3 है, डीबी की लंबाई 10.5 है, एई की लंबाई 4.8 है, ईसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बीसी 11.2 सेंटीमीटर है। डीई क्या होगा बताइए। थेल्स थ्योरम का उल्टा है। सर दोनों थ्योरम में डिफरेंस क्या है? दोनों थ्योरम में डिफरेंस कुछ भी नहीं है बेटा। यहां आपको यह बताया जाएगा अगर डी से बीसी का रेशियो, डी बीसी पैरेलल है तो यह बराबर होगा। यहां आपको यह रेशियो बराबर दिया जाएगा। रेशियो अगर बराबर है तो आप पहचानोगे कि डीई बीसी पैरेलल है। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम में उल्टी बात है, बस उल्टी बात लिखी हुई है। ओके, मैं आपका टीचर हूं या मैं ऐसे कहूं कि आप मेरे जो है स्टूडेंट हो, एक ही बात है। जल्दी से बताओ क्या आंसर है। इस सवाल में कहीं नहीं बताएगा कि डीईबीसी पैरेलल है, कहीं नहीं बताएगा। डीईबीसी पैरेलल नहीं बताएगा, चेक करना पड़ेगा क्या है ऐसा। तो भाई अगर मैं यहां पे देखता हूं त्रिभुज एबीसी में कि यहां पर ये लाइन डीईबीसी डीई खींची गई है मेरे दोस्तों, ये 6.3 है, 10.5 है। रेशियो कितना है? रेशियो कितना है? 6.3 से 10.5 का रेशियो कितना है? ये रेशियो लो तो ये चला जाएगा मेरे दोस्तों किससे? ये चला जाएगा आपका 21 से चला जाएगा। 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 3:5 हो जाएगा। 3:5 आप बोलोगे हाँ सर 3:5। ठीक है भाई, ये देखो ये किससे कट रहा है? 4.8 और 8, 4.8 और 8 किससे कट रहा है? इनका रेशियो लो तो डेसिमल हटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, 16 से जाएगा। 16 तिया 48, 16 पंजे 80, 1.6 से कट रहा है बेटा, 1.6 से कट रहा है। 1.6 से डिवाइड हो रहा है 1.6 से 3 बार और 1.6 से 5 बार, 3:5। तो लंबाई अलग अलग थी बेशक, इनकी लंबाई अलग अलग थी पर रेशियो सेम आया। देखो जो रेशियो एडी से डीबी का है वही रेशियो ए से ईसी का है। लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो सेम आया है। अगर ऐसा है लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये जो लाइन डीई है बीसी के पैरेलल है। ये जो लाइन डीई है बीसी के पैरेलल है। अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल आ गई, समांतर आ गई, पैरेलल। अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और छोटे बड़े ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। आप मुझे बताओ छोटे ट्रायंगल में ये कितना है? 3, तो बड़े ट्रायंगल में पूरा कितना आ जाएगा? 3 और 5 8 नहीं हो जाएगा? बड़े ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? 3 5, 3 + 5 8 नहीं हो जाएगा? छोटे ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 8 है, 3 8 3 8। तो बेटा ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड होती है दोनों, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड होती है सेम एंगल के सामने। इनका रेशियो भी 3 8 होना चाहिए, इनका रेशियो भी 3:8 होना चाहिए। अब 8 की वैल्यू सवाल में 11.2 सेंटीमीटर दे रखे, कितने गुना? 1.4 टाइम्स, 14 8 112, 1.4 गुना, 1.4 गुना। तो 3 की वैल्यू भी तो ये 1.4 गुना आनी चाहिए ना। फिर ये 3 की वैल्यू भी 1.4 गुना आना चाहिए, 4.2, 14 तिया 42, 4.2 सेंटीमीटर डीई की लंबाई आएगी 4.2, 4.2, ना 5.2 ना 7.2, 4.2 आंसर है। बात आई समझ में? मजा आया दोस्त? तो प्रॉपर कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम का सवाल है। आगे चलेंगे अब अगला कॉन्सेप्ट। समझ में आया आपको? समझने वाले समझेगा, कचरा लोग तो कचरा है बेटा, कचरा गएंगे वो। अगला कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम।
मिड पॉइंट थ्योरम। हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। सर हाउ डी करिश, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं कचरा गैंग, ये देखो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, पैरेलल होते ये सिमिलर हैं, ये रेशियो सेम होता है बेटा। कितनी बार बताऊं आपको, कितनी बार बताऊं, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिख नहीं रहा आपको, एक कॉन्सेप्ट लिखा है, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट लिखा है, बराबर होगा। यहां पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये पूरा कितना है 8, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है दोनों, इनका रेशियो भी 3-8 होना चाहिए, रेशियो 3-8 होना चाहिए, रेशियो 3-8। ठीक है, आइए मिड पॉइंट थ्योरम हिंदी में मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय 9वीं क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये। 9वीं क्लास जब हम पढ़ते हैं, आजकल शायद 10वीं में आता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, सबसे इंपॉर्टेंट। और बच्चों को 9वीं क्लास की ही सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम का शकल तक याद नहीं है। बताओ उन्होंने कैसे 9वीं क्लास पास करी होगी, कैसे पास करी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है भाई। चलिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से ए बी सी, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी, ठीक है। अब समझिए, कहते साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए बी का मध्य बिंदु डी है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कह रहा हूं। साइड ए सी का मिड पॉइंट ई है, साइड ए सी का मध्य बिंदु ई है, साइड ए सी का मिड पॉइंट ई है मेरे प्यारे भाई ई। तो मेरे दोस्तों, इफ डी एंड ई आर mid points of, if D and E are mid points of AB and AC respectively, ठीक है। डी और ई मेरे दोस्तों साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। अब मैंने डी से ई को मिला दिया, मैंने जो है डी से ई को मिला दिया मेरे प्यारे भाई। क्या मैं मिला सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें बताओ, अगर डी साइड ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ए डी और बी डी बराबर होगा। अगर डी साइड ए बी का मिड पॉइंट है तो यहां से ए डी और ये जो डीबी है इनकी लंबाई बराबर होगी, एडी और डीबी की लंबाई सेम है, एडी डीबी की लंबाई सेम है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और एईसी की लंबाई सेम है, एई और ईसी की लंबाई सेम है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हां सर ये दोनों सेम है। अच्छा, अगर मैं एडी से डीबी का रेशियो निकालूं, एडी से डीबी का रेशियो क्या आएगा? एडी बटा डीबी क्या आएगा? डीबी को इधर लाते हैं, जो रेशियो एडी से डीबी का होगा वही रेशियो ईसी को इधर लाओ, वही रेशियो एई से ईसी का होगा। ये दोनों रेशियो बराबर होंगे, कितना होगा? 1:1 होगा, 1:1, 1:1 होगा, 1:1, 1:1। भाई अगर दो साइड बराबर हैं, एडी और डीबी बराबर हैं, तो मैं डीबी को अगर लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो एडी से डीबी का रेशियो क्या बचेगा? एडी बटे डीबी बचेगा 1, और 1 को आप लिख सकते हो 1/1, 1 को लिख सकते हो 1/1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो जो रेशियो एडी से डीबी का होगा, कितना होगा ये रेशियो? 1:1। एडी से डीबी का रेशियो 1:1, ए से ईसी का रेशियो भी 1:1 होगा। देखिए लेंथ अलग अलग होगी सबकी, सबकी लंबाई अलग अलग होगी, रेशियो सेम होगा। ये भी 1:1 का रेशियो, ये भी 1:1 का रेशियो है। तो भाई अगर ऐसा है तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम मैंने अभी आपको पढ़ाया।
कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का रेशियो बराबर है तो तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई, जब ये दोनों लाइन डीई और बीसी समांतर हो, यानी कि लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगी, लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगी, समांतर होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, लाइन डीई जो है वो बीसी के समांतर होगी, बीसी के पैरेलल होगी। लाइन डीई जो है मेरे दोस्तों बीसी के पैरेलल होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगी, पैरेलल। ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरे प्यारे भाई, बात को समझे? आप बोलोगे हां सर बात को समझे। अगला कॉन्सेप्ट, अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल होगी तो इसका मतलब छोटा वाला ट्राइंगल एडीई और बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गए। छोटा वाला ट्राइंगल एडीई और बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गए। छोटा ट्राइंगल एडीई, बड़ा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गए। अगर छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब यह हो कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। आप मुझे बताओ, छोटे ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है? 1। बड़े ट्राइंगल में लेंथ कितनी है? 1 और 1 2। बड़े ट्राइंगल में लेंथ कितनी है? 2। छोटे ट्राइंगल में लेंथ कितनी है? 1। बड़े ट्राइंगल में लेंथ कितनी है? 2। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 2 है, तो इसका मतलब ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है डीई बीसी। डीई से बीसी का रेशियो भी कितना होना चाहिए? डीई से बीसी का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए। डीई से बीसी का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए। डीई से बीसी का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए। यानी कि डीई जो होगी, डी की जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों क्या होगी? बीसी का आधा, बीसी बटे 2 उधर चला जाएगा ना, तो डी की जो लंबाई होगी वो बीसी बटे 2 होगी। अगला कॉन्सेप्ट, डीई बराबर बीसी बटे 2, डीई बराबर बीसी बटे 2। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, 1 नंबर सर, 1 नंबर, मजा आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है यहां से, एक धेले की हमें परेशानी नहीं है। तो मुझे पता चल गया मेरे प्यारे भाई, यहां से ये मैं सब मिटा दे रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं बची है। समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ता है, अरे यार। ठीक है भाई, तो डी की जो लंबाई है बीसी का आधा होगी मेरे दोस्तों, यानी कि डी बीसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? डी से बीसी का रेशियो 1:2 होगा। डी से बीसी का रेशियो 1:2 होगा। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। कॉन्सेप्ट नंबर 2, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहां से? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है? तीसरा कॉन्सेप्ट यह बनता है कि यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो गए और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 हो गया। भाई ये अगर 1 है तो पूरा कितना है? 2 है। 1:2 का रेशियो हो गया मेरे प्यारे भाई। तो ये डी से बीसी का रेशियो भी 1:2 होगा, है भाई। लाइन डीई बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, तो छोटे ट्राइंगल एडीई और बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या आएगा? छोटे ट्राइंगल एडीई और बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या आएगा? इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? एरिया का रेशियो बताओ, एरिया का रेशियो। अगर साइड का छोटे ट्राइंगल एडीई बड़े ट्राइंगल एबीसी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, बेटा करस्पॉन्डिंग साइड होती है सेम एंगल के सामने, 1:2 है। अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर होगा, 1:4। तो छोटे ट्राइंगल एडीई और बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो 1:4 होगा, 1:4 आएगा कि नहीं आएगा? एडीई और एबीसी के एरिया का रेशियो 1:4 होगा। तो यहां से तीसरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि छोटा ट्राइंगल जो हमारा एडीई है, जो हमारा ट्राइंगल एडीई है, और जो नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है डीईसीबी, जो नीचे वाला चतुर्भुज है डीईसीबी, 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 बताओ इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या बताइए भाई। पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है, छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 है, छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 है, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या बचेगा? बड़े ट्राइंगल में से छोटे का एरिया घटा दो, एबीसी का एरिया 4 है, 4 में से छोटे ट्राइंगल एडी का एरिया घटा दो, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, पूरे ट्राइंगल एबीसी में से एडीई का एरिया घटा देंगे, रेशियो घटा देंगे मेरे प्यारे भाई। तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3, 1/3।
तो ट्राइंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का रेशियो 1:3 होगा। हमेशा मिड पॉइंट थ्योरम में ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों यहां पर बनते हैं, याद रखना। हर्षित सोनी इतना टाइम नहीं है भाई, ये डायरेक्ट याद रखना है सौरभ प्रजापति। एक बटे चार कैसे हुआ? एबीसी उल्टा लिख रहे हो शिवम यादव, शिवम जी। एक तो आप भाई ट्राइंगल एडीई ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 1:2, साइड का रेशियो 1:2 है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 1:2। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। अनन्या ऋषि क्या आप पागल हो गए हो? क्या आप पागल हो अनन्या ऋषि? 1:9 आएगा। हाँ, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि डी और ई मिड पॉइंट है, केवल मिड पॉइंट के लिए लगेगा ये कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट के लिए। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो कमेंट में यस लिखो मेरे प्यारे भी, कमेंट में यस लिख दीजिए अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। थेल्स थ्योरम है, एग्जांपल लिया, फिर कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम एग्जांपल लिया, फिर मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम से ही पैदा हुआ है, ये सारी थ्योरम थेल्स थ्योरम से ही पैदा हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, फटाफट सब लोग, अब फटाफट सब लोग। कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझिएगा मेरे प्यारे भाई, इसको बड़े प्यार से। लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, छोटा सा है कॉन्सेप्ट, आपको मेरे बताने पे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो दोस्त, मानो या ना मानो, चाहे कोई टीचर अपने मुंह से कहे या ना कहे ज्यादा एडमिशन लेने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है, जिन बच्चों ने 9वीं 10वीं की क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी है, जिन्होंने महंगे महंगे ट्यूशन पढ़े हैं, जिनके 9वीं 10वीं में अपनी मेहनत से पास हुए, चीटिंग से नहीं, उनके सरकारी नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं। क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो इन चीजों को पहली बार, आपको पहली बार पढ़ना है, समझना है, रिवीजन करना है। वो बच्चा इनको ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसके लिए तो मेरे दोस्तों ये एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। आप 0 सिड्डी पे हो, वो 5वीं सिड्डी चढ़ चुका है पहले से ही, और वो इसके बेसिक सवाल भी कर चुका है, तो आपसे ऑलरेडी बहुत आगे है। अगर आपको ऐसे बच्चे को बीट करना है जो ऑलरेडी ये बातें अपने बचपन में स्कूल में ट्यूशंस में पढ़ चुका है, तो आपको उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं मेरे प्यारे भाई, कि आप भारत के किसी भी स्कूल में चले जाइए,
किसी भी स्कूल में मैंने जो आपको थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम समझाई हैं, इतनी डिटेल में बेटे वहां भी नहीं बताई होंगी, चाहे आप 20,000 रुपया फीस वाले स्कूल में चले जाओ। ठीक है, केवल रटा दिया जाता है, ये होगा तो ये लिख लो, ये होगा तो ये लिख लो। रटने में और समझने में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने आपको पहले समझाया, उसके बाद रटवाया, क्योंकि रटना तो जरूरी है ही हम। ठीक है, चलिए, मैंने दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल बनाया ए बी सी। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब ये ट्रायंगल एबीसी में साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है। ठीक है ना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब पॉइंट डी से एक लाइन खींची गई है, ए लाइन, ए लाइन डीई इज ड्रॉन, ए लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। ए लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। देन तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से, तो क्या होगा समझिए मेरे दोस्त। एक ट्रायंगल एबीसी में साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए बी का मध्य बिंदु डी। अब इस पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है, इस तरीके से एक लाइन खींची जाती है डीई। इस पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है इस तरीके से डीई, बीसी के पैरेलल। बीसी के पैरेलल मेरे दोस्तों एक लाइन खींची जाती है, बीसी के पैरेलल मेरे दोस्तों लाइन खींची जाती है इस तरीके से डीई, जो साइड एसी को ई पे जाके मिलती है। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो होगा कुछ नहीं मेरे दोस्तों। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये 1:1 है और ये पैरेलल लाइन खींची गई, तो ये भी तो 1:1 बनेगा भाई। जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा वही रेशियो राइट साइड में हो जाएगा। अगर एडी बीडी बराबर है, 1:1 का रेशियो है, पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ए और ईसी भी बराबर हो जाएगा, ए से ईसी का रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ई है मेरे दोस्तों, ये जो पॉइंट ई है, ये साइड एसी का मिड पॉइंट होगा। ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट होगा, ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु होगा। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। अगर आप किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन भी दूसरी साइड को मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। समझ में नहीं मुस्कान रघुवंशी? एडी बीडी बराबर है, एई ईसी बराबर है, चारों आपस में बराबर नहीं है, रेशियो सेम होता है बेटा, लेंथ इक्वल नहीं होती। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी भी ट्रायंगल में आप एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचोगे, तो ये लाइन अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट मध्य बिंदु पर ही जाके मिलेगी। ओके, इसी के साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट आज की थ्योरी पूरी तरीके से होती है खत्म। सारी थ्योरी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है। अब हम इस पर बेस्ड सवाल लेंगे। सवाल होगा मेरे दोस्तों यहां पर 25 बताइए, 25 नंबर। जितना भी मैंने आपको थ्योरी समझाया है अब उस पर बेस्ड सवाल होगा, बताइए 25वां क्वेश्चन करो।
बताना आया भाई, अरे तो सबने कर दिया भाई, कैसे कैसे गंदा गंदा बच्चा है, सब आंसर बता दे रहा है। ये तो मैंने एग्जाम्पल पे ही करा दिया था सवाल। ऑप्शन ए, वेरी गुड। हाँ, एग्जाम्पल में ही करा दिया था, ऑप्शन ए 9:17। एग्जाम्पल में ऑलरेडी करा चुका हूं, सब बच्चों का आ गया है आंसर, वेरी गुड। आगे आइए, अभी बेसिक सवाल है, फिर धीरे धीरे हम यहां से लेवल बढ़ाते जाएंगे। सवाल नंबर 26 देखिए दोस्तों, 26 सीजीएल 2023 प्री में सवाल आया है। ट्राइंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है। देखो डीई बीसी के पैरेलल है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि बीसी को नीचे बनाया जाए। जिस साइड के पैरेलल आपको लाइन खींचनी है उसको हमेशा नीचे बनाओ, बीसी को नीचे बनाओ। ये हो गया ए ऊपर, ठीक है। अब ये जो लाइन है डीई इस तरीके से है बीसी के पैरेलल, ये हो गया जी पैरेलल। एडी से डीबी का रेशियो 4:5 है। सवाल कह रहा है एडी से डीबी का रेशियो 4:5 है, तो आई हैव दिस रेशियो एडी से डीबी 4:5। डीई 12 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई पूछे, डीई 12 बीसी की लंबाई पूछी है। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भाई छोटे ट्राइंगल में 4 है, बड़े ट्राइंगल में कितना, 4 5 9, 4 5 9। छोटे ट्राइंगल में 4 है, बड़े ट्राइंगल में पूरा 9 है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4 9 होना चाहिए कि नहीं। अगर छोटू में 4 है तो पूरा कितना हो गया, 4 5 9 हो गया। तो ये डी से बीसी का रेशियो भी 4 9 होना चाहिए। अब सवाल में डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है, तो डी की वैल्यू सवाल में 12 सेंटीमीटर दी है। 4 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 3 गुना 3 टाइम्स, तो 9 की वैल्यू भी 3 टाइम्स होगी, 27 सेंटीमीटर। तो बीसी की लंबाई 27 सेंटीमीटर है। आप देख लीजिए प्री के पेपर में सवाल आया है, चौथा ऑप्शन। हल्का सवाल पूछा है प्री में, मुश्किल कहीं से कहीं तक ये नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट जानना था। आप ये देखेंगे सवाल नंबर 27 करिए। सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 2023 में बनाए। R and S are the point of side XY and XZ respectively of triangle XYZ। आपके पास एक ट्राइंगल XYZ है इस तरीके से। स्टूडेंट आपके पास एक ट्राइंगल XYZ है। सवाल में बोला R और S XY और YZ पर स्थित पॉइंट है ना। XY पर पॉइंट R है और XZ पर मेरे दोस्तों पॉइंट S है। XY पर पॉइंट R है और XZ पर पॉइंट S है मेरे दोस्तों। यदि XR 15, XR की लंबाई 15, इसको मिला देते हैं एक बार। इन दोनों साइड पर पॉइंट दिए R और S। XR की लंबाई 15 है, यहां पढ़ लेते हैं XR की लंबाई 15 है और XY 25 है। X से Y तक 25 है, X से Y तक मेरे दोस्तों 25 है, 25 आगे। XS 12 है, XS की लंबाई 12 है और XZ पूरा 20 है। XZ यहां से यहां तक पूरा 20 है XZ, ठीक है भाई। RS किसके बराबर है, RS की लंबाई आपसे पूछे YZ में बताना है। RS की लंबाई आपसे पूछे YZ की टर्म में, YZ की टर्म में बताओ, करिए जल्दी से फटाफट। भाई आप यहां पे देखो तो ये 15 सेंटीमीटर XR और पूरा XY 25 सेंटीमीटर, XS 12 है, पूरा XZ 20 सेंटीमीटर। लंबाई अलग अलग है, बट अगर गौर से देखो तो रेशियो सेम आएगा मेरे प्यार में, रेशियो सेम आएगा। ये किससे कट रहा है, 5 से। 5 तिया 15, 5 25 25, 5 तिया 15, 5 25 25। कितना रेशियो है, 3 5 का रेशियो, 3 5 का रेशियो, 3 5 का रेशियो है मेरे प्यार में, 3 5 का रेशियो। ये देखिएगा ये 12 20 किससे जा रहा है, 4 से। 4 से डिवाइड हो रहा है बेटा 4 से। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। आप बोलोगे आंसर 4 तिया 12, 4 पंजे 20। क्लियर है, यानी कि यहां पे जो लेफ्ट साइड में रेशियो बनना है वही राइट साइड में रेशियो बनना है मेरे दोस्तों। अभी ये कितने का रेशियो है, ये 3 5 का रेशियो है। इधर देखो यहां भी ये 3 5 का रेशियो है, यानी कि छोटे बड़े ट्राइंगल जो है इधर 3 5 का रेशियो, उधर भी 3 5 का रेशियो। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, है भी। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग साइड, छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 5 है। तो RS से YZ का जो रेशियो है, ये RS
और वाई जेड भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 3:5 ही होगा, 3:5 ही होगा। तो आर एस की जो लंबाई होगी वो 3/5 वाई जेड का 3/5 गुना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। 5/3 नहीं आएगा घोंचू, आर एस की लंबाई पूछा है, वाई जेड का 3/5 गुना आएगा। अच्छा सवाल है, पेपर में ये आया है। आपको यहां पे पैरेलल साइड दी नहीं थी, पर आपने पहचान लिया कि हां ये पैरेलल हैं। आगे आइए दोस्त, सवाल नंबर है 28, जल्दी से करेंगे। मुझे करके बताइए सवाल, मैं नहीं बताऊंगा, मैं इस सवाल को नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, ऐसा ही क्वेश्चन है। करके बताओ, जल्दी करके बताओ। वाई जेड तो 8 होगा। अरे पहुंचू, ये ऑलरेडी पूरा 5 दिया है, ये 3 दिया है, ये 3 है, ये पूरा 5 दिया है। 3 5, ये 3 और ये 5 होता तब जोड़ के 8 करते। बताइए जल्दी से। सेम ऐसा ही सवाल है, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। डाटा चेंज है, बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया। 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। 6 सेंटीमीटर लेटेस्ट सवाल है, बहुत सही। आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल नंबर 28 था, हम लेंगे यहां से सवाल नंबर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा था। 29वां करो। करिए मेरे दोस्तों सवाल, जल्दी से करेंगे फटाफट। मुझे डर लगता है, आप लोग इतनी जल्दी जल्दी आंसर बताते हैं। कहां से टीप टीप के बता रहे हो आप? कहां से इतना टैलेंट आ रहा है आप लोगों में? मेरे टैलेंटो, ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी में साइड एबी और एसी पर पॉइंट है पी और क्यू। ठीक, एबी एसी पर पॉइंट पी और क्यू है। एपी 4 पीबी 6, तो ये हो गया बेटा। एपी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, पीबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। अच्छा, और साइड एसी पर पॉइंट क्यू है इस प्रकार से, ए क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर, क्यूसी की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, 7.5। ये मिला देते हैं इनको, पी से क्यू को मिला देते हैं। ठीक, पी क्यू अगर 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो पूछा है बीसी की लंबाई क्या होगी। बीसी की लंबाई, ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका क्यू है ना, ये पी क्यू पॉइंट है, पी क्यू। आपसे यहां पे बीसी की लंबाई पूछे, क्या आप कर नहीं सकते? एपी 4 दिया है, 6 दिया है, ए क्यू 5 दिया है, 7.5 दिया है, एबी एसी पर पॉइंट है पी क्यू, तो लंबाई तो अलग अलग, पर रेशियो देखो, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 रेशियो 3 हो गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 रेशियो 3 हो गया मेरे प्यारे भाई, 2 रेशियो 3 आ गया। एपी से पीबी का रेशियो, ये देखिए, ये 5 और 7.5 किससे कटता है? 2.5 से कटता है, 2.5 से। 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5, 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5, ये 2 रेशियो 3 आ गया।
तो यहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो सेम है। जो रेशियो एपी से पीबी का है वही रेशियो एक्यू से क्यूसी का है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दीज टू लाइन आर पैरेलल, यानी कि पीक्यू और बीसी एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर पीक्यू बीसी पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो शुड बी सेम। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो गए। यहां पर जब भी पैरेलल लाइन होती है तो ट्राइंगल ए पी क्यू, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर करो, क्या होगा रेशियो? भाई छोटे ट्राइंगल में ये 2 है, पूरी कितनी आएगी बड़े ट्राइंगल में? तो ये जोड़ना पड़ेगा इस बार, 2 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 5, 2 5, ये 2 है तो पूरा कितना है? 2 और 3 5। तो रेशियो भी 2:5 आएगा, 2:5 आएगा कि नहीं पी क्यू से बीसी का। अगर 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 15 सेंटीमीटर। 2 का मतलब 6 3 गुना, तो 5 का मतलब भी 3 गुना, 15 सेंटीमीटर। ये आंसर है। आप बोलोगे सर ऐसे सवालों को मैं तलवार से काट दूंगा, आप हमें इजाजत दो, हम खूंखार हैं, खूंखार। ये बताइए, ये सवाल लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में आया 2023 में, लेटेस्ट सीपीओ 2023 के पेपर में। फटाफट करिए, क्या आंसर है? ट्राइंगल एलएमएन में ओपी भुजा एमएन के समांतर है। एमएन के समांतर खींचना है तो इस तरीके से हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो गोरा ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल भाई एलएमएन है, ये ट्राइंगल एलएमएन है, ओपी एमएन के समांतर है। तो ये लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों यहां पे ओपी एमएन के पैरेलल। ओपी भुजाओं एलएम और एलएन को ओ और पी पे काटता है, यानी कि एलएम को ओ पे काटता है और एलएन को पी पे काटता है। ये हो गया ओपी, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, कहा गया है कि एलएम 15 सेंटीमीटर है, ओएम 4, ओएम की लंबाई 4 है, और ये पूरा एलएम यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर है, 15। आगे पीएन की लंबाई 5 है, पीएन की लंबाई 5 है। आपसे पूछा एलएन की लंबाई क्या होगी? एलएन की लंबाई आपसे पूछा, एलएन की लंबाई आपसे पूछा, एलएन की लंबाई करो। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा से कहता हूं अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो जो रेशियो लेफ्ट साइड का होगा वही रेशियो राइट साइड का होगा, चाहे आप कैसे भी रेशियो लें, चाहे आप इन दोनों का रेशियो लें, चाहे आप छोटे बड़े का रेशियो लें, चाहे आप इसका रेशियो लें, कैसे भी रेशियो लें मेरे दोस्तों। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, ये पूरी लेंथ कितनी है एलएम? ये पूरी लेंथ कितनी है एलएम? 15। और ये वाली लेंथ कितनी है मेरे दोस्तों? 4। ये लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां भी ये पूरा रेशियो ले लो बेटा। ये पूरी लेंथ कितनी है? एलएन। ये पूरी लेंथ कितनी है? एलएन। अब एलएन के करस्पॉन्डिंग यहां कितना है बेटा? यहां एलएन के करस्पॉन्डिंग ये कितना है? ये 5। ये 5 है, बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो जैसा मैंने ये पूरा 15 है, ये नीचे का 4 है, ये पूरा एलएन है और ये नीचे का 5 है, मैंने रेशियो बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। तो एलएन आ जाएगा जी 15 पंजे 75/4, और 75/4 आएगा जी 18 चौक 72, 18 सही 3/4, यानी कि 18.75। 18.75 भुजा एलएन की लंबाई है, सी ऑप्शन 18.75। सीपीओ के पेपर का लेटेस्ट सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आप अब ऐसा सवाल पेपर में गलत करोगे। मैं आपसे सवाल नंबर 31 पूछूंगा, बताएं। 31 करो, ठीक है। सवाल में कहा गया ट्राइंगल पीक्यूआर में टी और एस क्रम से पीक्यू पीआर पे हैं, टीएस क्यूआर के पैरेलल है। तो भाई हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, बिना डायग्राम बनाए समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। ट्राइंगल पीक्यूआर है, अब क्यूआर के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, क्यूआर के समांतर एक रेखा खींची गई है। बोला है पीक्यू पर पॉइंट टी है और एस पीआर पे है। टी और एस 2 पॉइंट है पीक्यू और पीआर पे, टीएस क्यूआर के पैरेलल है। बोला टी क्यू 7.2। क्या कहा गया कि टी क्यू की लंबाई दिस 7.2 सेंटीमीटर है, टी क्यू की लंबाई 7.2, पीएस की लंबाई 1.8 है, पीएसएस की लंबाई 1.8 है, पीएस की लंबाई।
एसआर की लंबाई 5.4 है, एसआर की लंबाई 5.4 है, 5.4। आपसे पूछा पीटी की लंबाई क्या होगी, पीटी की लंबाई क्या होगी, पीटी की लंबाई, पीटी की लंबाई आपसे पूछे पीटी। तो भाई अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। ये रेशियो कितना है, अगर आप देखोगे ये रेशियो 18-53, 1:3 है, 1:3। तो ये भी तो रेशियो 1:3 होगा, यहां इधर साइड भी तो 1:3 होगा। अगर 3 की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2.4। 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2.4 सेंटीमीटर। ये आपकी पीटी की लंबाई आ जाएगी 2.4, पीटी की लंबाई। तीन की वैल्यू दी है और आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है। मजा आया ना सवाल करके, बहुत मजा आया होगा। आगे आओ, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 32 नंबर क्वेश्चन करिए। तो हमने दोस्त आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी में डीईपीसी के पैरेलल। तो ये ट्रायंगल एबीसी है, आपको एक लाइन खींची है डीईबीसी के पैरेलल। देखो जिस साइड के पैरेलल आपको खींचना होता है मैं हमेशा उसे नीचे बनाता हूं। तो जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है, ये बीसी के समांतर है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। अच्छा, डी और ई एबीएसी पे, एबीएसी पर 2 पॉइंट डी और ई है। आगे क्या बोला है, एडी की लंबाई 2 है, एडी की लंबाई 2 है, बीडी की लंबाई 5.2 है। एडी की लंबाई 2 है, बीडी की लंबाई 5.2 है। एसी की लंबाई 9 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई ये पूरा 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। ए की लंबाई एक्स है, ए की लंबाई एक्स है, ए की। तो आपसे एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान आपसे पूछा है, बताओ बेटा। देखो दोस्त, रेशियो बराबर कर दो। आपको ना यहां से ए से सी तक की लेंथ दी है, आपको ना एसी की लंबाई दी है, एसी की लंबाई, ये पूरा एसी की लंबाई आपको दी है ना 9 सेंटीमीटर। ये पूरा आपको एसी यहां से यहां तक 9 दिया है, 9 सेंटीमीटर। आप बताओ जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। मैं अपनी जरूरत के हिसाब से काम करता हूं, कोई सवाल से बंधे हुए नहीं है। बताइए लेंथ कितनी है, एडी 2। ये पूरी लेंथ कितनी है मेरे प्यार में, पूरी लेंथ कितनी है, 2 और 5.2, पूरी लेंथ होगी 7.2। तो ये 2 और कंप्लीट लेंथ हो जाएगी, 2 में 5.2 ऐड कर देंगे, 2 में 5.2 ऐड कर देंगे तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 में 5.2 ऐड कर देंगे, पूरी लेंथ हो जाएगी 7.2। यही रेशियो राइट साइड में भी होना चाहिए, यही रेशियो राइट साइड में होना चाहिए। भाई इसके करस्पॉन्डिंग ये एक्स है और पूरा कितना है 9, तो ये x/9 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया आ गया, ये तो है भाई, बोलिए। तो 9×8 ये 0.8 हो गया। अब 2 को 0.8 से भाग देंगे तो आएगा 20/8। 20/8 का मतलब 10/4 यानी कि 2.5। x के लिए 2.5 आ गई, डी ऑप्शन आंसर है 2.5। 2.5 सेंटीमीटर आंसर है। 2 को 0.8 से डिवाइड करने का मतलब है 0.0। ये आ गया मेरे दोस्तों आपका, 4 से काटेंगे 5/2, 2.5 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। काफी सारे बेसिक सवाल हमने करे यहां तेजी में और मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए। कल हम और इस पे अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी तो होना नहीं है, कल केवल सवाल प्रैक्टिस होने हैं, जिसमें कुछ मेंस के सवाल भी होंगे। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए आपसे हाथ जोड़ के विनती है उनको रिवीजन करके आइएगा, तभी आप कल की क्लास के सवालों को समझ पाओगे। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको आज पढ़ाया है। आज इतना ही, कल करेंगे, बाय।